8. अभिमन्यु, योर स्टोरी इज जस्ट गेटिंग इंटरेस्टिंग। सिया रॉय ने तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करवाई, फिर आरुष ने तुम्हें अपना बड़ा भाई मान लिया, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मैं सिया रॉय के लिए काम करने लगा। पर क्यों? तुमने उसे आरुष के सामने एक्सपोज क्यों नहीं किया? मैंने आरुष के सामने उसे एक्सपोज इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें मेरा मतलब छुपा था। तुम्हारा मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। रुको डार्लिंग, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। अपनी बात कहते ही अभिमन्यु नियति के करीब गया और फिर नियति को चौंकाते हुए अभिमन्यु ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अभिमन्यु, क्यों? नियति नियति नियति, लगता है तुम्हारी नियति में ही धोखा खाना लिखा है। पहले अपने परिवार से धोखा खाई, अब मुझसे। क्या बोल रहे हो तुम अभिमन्यु? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जब तुम प्यार में अंधी हो जाओगी तो कैसे कुछ समझ आएगा? प्यार में अंधी? तुमने मेरी बात पर ध्यान से गौर नहीं किया। मैंने तुम्हें कुछ कहा था, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरी हर बात पर यकीन कर लिया। क्या? कुछ देर पहले तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं आगे क्या करूंगा, तो उस वक्त मेरा क्या जवाब था? तुमने मुझे बोला था कि मेरे आगे का प्लान मेरे पास्ट से जुड़ा है। क्या सिर्फ यही बोला था मैंने? ये बोलते ही अभिमन्यु ने गुस्से में नियति के बाल पकड़ लिए। छोड़ो मुझे अभिमन्यु। पूरी बात बोलो नियति, बोलो मैंने क्या कहा था? अभिमन्यु छोड़ो। बोलो पूरी बात। तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे आगे का प्लान तुम्हारे पास से जुड़ा है, और फिर तुमने मुझसे सवाल किया था कि क्या मैं ये नहीं जानना चाहूंगी कि कैसे तुमने आरुष के असली भाई अभिमन्यु को मारकर उसकी जगह ली, और कैसे तुमने सिया और राघवन को। इससे पहले कि नियति अपनी पूरी बात कहती, फिर से रिपीट कर, क्या बोला था तुमने? क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो तुम? दोबारा रिपीट कर, बोला ना? तुमने मुझे कहा था कि अगर मुझे तुम्हारे आगे के प्लान के बारे में जानना है तो पहले मुझे तुम्हारा पास्ट समझना होगा, और फिर तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं ये नहीं जानना चाहूंगी कि कैसे तुमने आरुष के असली भाई अभिमन्यु को मारकर उसकी जगह ली। हाँ, आरुष के भाई अभिमन्यु को सिया रॉय ने नहीं बल्कि मैंने मारा था। क्या? कैसे? तुम कितनी बेवकूफ हो नियति। जब मैंने तुम्हें बताया था कि ऑपरेशन के बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरी प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी थी, तब भी तुम्हारे दिमाग में एक बार भी यह सवाल नहीं आया कि मैंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई कैसे आरुष को कुछ भी समझ नहीं आया। और सबसे बड़ा सवाल, तुम्हारे दिमाग में 1% भी शक नहीं आया कि जब मैंने खुद कहा था कि आरुष के असली भाई को मारकर उसकी जगह मैंने ली, तो मैं कैसे सिया रॉय के जाल में फंस सकता हूं? अफसोस नियति, तुम मेरे प्यार के चक्रव्यूह में इस कदर फंस गई कि तुम्हें मालूम भी नहीं हुआ कि तुम मेरे प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा थी। इतना कहते ही अभिमन्यु ने नियति का फोन निकाला और फिर देख, तेरा फोन स्विच ऑफ है। जानती है क्यों? क्योंकि जब तुम मुझे मिली थी तब मेरे आदमी हॉस्पिटल के अंदर घुस चुके थे अर्नव को किडनैप करने के लिए। क्या? अर्नव को किडनैप? हाँ, इधर मैं सिया रॉय का नाम लेकर तुम्हें अपनी कहानी के जाल में फंसा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मेरे आदमी अपना काम कर रहे थे। न जाने तुम्हें कितने कॉल्स आए होंगे, पर तुम मेरे प्यार के आगोश में सब भूल चुकी थी।
चलो कोई बात नहीं, अब सुनो मेरी कहानी की सच्ची दास्तान। तुझे मालूम है नियति, अर्नव ने स्कूल से पास आउट होने के बाद मुझसे बात करना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि मेरे पापा ने उसके पापा की कंपनी से 12 लाख रुपए चुरा लिए थे, जिसकी वजह से मेरे पापा को जेल हो गई थी। इससे पहले मुझे लगता था कि पापा को किसी ने फंसाया है, लेकिन जिस दिन अर्नव मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आया था, उसने मुझे मेरे बाप की पहले सच्चाई बताई और फिर मुझे 20 लाख रुपए देकर वहां से चला गया। उस जैसा इंसान तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। पहले मेरे बाप को दुनिया के सामने बदनाम किया और फिर मुझे 20 लाख रुपए दिए। अगर उसे और उसके बाप को मेरी इतनी ही परवाह थी तो उसे मेरे बाप को जेल नहीं पहुंचाना चाहिए था। मैंने उसी दिन से फैसला कर लिया कि मैं अर्नव को बर्बाद कर दूंगा। फिर जब आरुष ने मुझे अपने भाई के पास भेजा तब मैं सिया रॉय से मिला। भोली शरीफ सी लड़की जिसने मुझे क्लब में कहा था कि मैं अपने बॉस अभिमन्यु के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पर नियति, मैंने तुमसे बताया था कि सिया रॉय ने मुझसे कहा था कि वो आरुष के भाई से नफरत करती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिया रॉय तो काफी ऑनेस्ट एम्प्लॉय थी। तुम्हारी तरह मैंने उससे पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसके साथ एक हसीन रात बिताई, और उसी रात मैंने उसकी कुछ न्यूड पिक्स खींचकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु, ये तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो? प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं बहुत छोटे घर से हूँ। अगर साथ रखा ताकि वो मुझे आरव के हर उस चीज के बारे में बता सके जो शायद मुझे नहीं मालूम था। राघवन मेरी और सिया की चाल से अनजान हर चीज के बारे में बताने लगा, और फिर मेरी जिंदगी में आई तुम। अभिमन्यु के मुंह से ये सब सच्चाई सुनकर नियति टूट चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में अभिमन्यु का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय अभिमन्यु उसके करीब जाने लगा। तुम जब मेरी जिंदगी में आई तो साथ में लाई अपने परिवार की सभी इंफॉर्मेशन। दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। मैं कैसे दूर रहूं? क्या तुम्हें याद नहीं तुम मुझसे कितना प्यार करती थी? मैं जब पहली बार आरुष का बड़ा भाई बनकर तुमसे मिला था तब मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हें अपनी तरफ खींचना मेरे लिए कितना आसान होगा। खींचना आसान होगा? कैसे किया तुमने? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा था। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी एक चीज में इंटरेस्ट था, और वो बजाज कंपनी में तुम्हारे 65% शेयर से। मीटिंग के बहाने जब मैंने तुमसे मिलना शुरू किया तब मुझे मालूम हुआ कि तुम अपनी माँ से काफी क्लोज्ड थी। बस यही तुम्हारी कमजोर नस थी जो मैंने तुरंत पकड़ ली। उसके बाद मैंने हमेशा वही किया जो तुम्हारी माँ को पसंद था, और फिर जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया तुमने मुझे गले लगाते हुए कहा, I love you too, अभिमन्यु। I love you so much। फिर कुछ महीने बाद जब मुझे एहसास हो गया कि तुम मेरे प्यार में डूब चुकी हो तो मैंने सिया रॉय को तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा विलन बना दिया, और बेचारी सिया रॉय को मैंने तुम्हारे सामने ऐसे बिहेव करने को कहा जैसे तुम उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो। और फिर एक दिन तुम मेरे पास भागते हुए आई और एक ऐसी बात बताई जिसने मेरी प्लानिंग को एक नया अंजाम दे दिया। अभिमन्यु, तुम्हें मालूम है मैंने अभी अभी चुपके से श्रेष्ठा और अपने पापा को ये कहते हुए सुना है कि वो किसी ऐसे आदमी की तलाश में हैं जो चाइना जाकर वहाँ की चुनिंदा प्रोडक्ट मैनेजर्स को मार सके। तुम्हारी इस खबर ने पहले तो मुझे शॉक किया, और फिर मैंने सिया रॉय को कहा कि वो राघवन को कन्विंस करे बजाज की कंपनी में जाकर काम करने के लिए, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि श्रेष्ठा राघवन जैसे आदमी को काफी जल्दी पहचान लेगी। और वही हुआ, उसने राघवन को चाइना भेज दिया। फिर एक दिन तुम लाई अपनी शादी की खबर। अभिमन्यु, अब मैं क्या करूं?
श्रेष्ठा बजाज मेरी शादी किसी NRI से कराना चाहती है, लेकिन मुझे ये सब नहीं करना। I want to marry you। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, लेकिन उसके बाद मैंने एक खेल रचा। वो था रायन का इस्तेमाल। मैंने उसे कॉल करके राघवन के बारे में सब सच बता दिया, और उसे जब सब कुछ मालूम हुआ तब अभिमन्यु, अगर राघवन ने मेरे भाई को मारा है तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। रायन ने बिल्कुल वही किया। वो हाथ धोकर राघवन के पीछे पड़ गया, और जब राघवन मजबूर हुआ तो उसने अर्नव का सहारा लिया। फिर सिया की मदद से मैंने राघवन को हर एक वो खबर पहुंचाई जो मुझे अर्नव तक पहुंचानी थी। बेचारे अर्नव को लगा कि वो अपने दोस्त राघवन की मदद करने के लिए और रायन को मारने के लिए नियति के करीब जाएगा, लेकिन वो मेरी साजिश का शिकार हो चुका था। और फिर शादी वाले दिन नियति अपनी शादी के जोड़े में कमरे के अंदर बैठी हुई थी और उसके साथ बैठा था अभिमन्यु। अभिमन्यु, इस कॉन्ट्रैक्ट का मैं क्या करूं? कुछ देर बाद जब यहाँ गुंडे आएंगे तो तुम भागना, और फिर तुम्हें अर्नव नाम का आदमी जरूर टकराएगा। वो तुम्हें बचाएगा और फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रपोजल देना। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि ये जो तुम बोल रहे हो ये सब जरूर होगा? क्योंकि सिया रॉय को राघवन ने पहले ही बता दिया है कि अर्नव आएगा शादी में, और मेरे कहने पर रायन के आदमी भी आएंगे। अच्छा। नियति, मुझे तुम्हें अपने बारे में एक बात बतानी थी। हाँ बोलो ना अभिमन्यु। मैं आरुष का भाई अभिमन्यु नहीं हूँ। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। शादी वाले दिन जब मैंने तुम्हें अपनी असली आइडेंटिटी के बारे में बताया और सिया को सबसे बड़ा विलन बना दिया, तब तुम्हें काफी हैरानी हुई, लेकिन तुम्हारे पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं था। और फिर उसके बाद गुंडे आए और तुम भाग निकली। पहले लगा था मुझे कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, पर तुम मेरे प्यार की इतनी भूखी थी कि तुमने मुझे माफ कर दिया। कितनी बड़ी बेवकूफ हो तुम। और फिर अर्नव से शादी करने के बाद तुमने वही किया जो मैंने चाहा। मुझे माफ कर दो अभिमन्यु। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे तू माफी मत मांग, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तेरी शादी के बाद पहले मैंने सिया से कहकर प्लास्टिक सर्जन की दोबारा मदद लेकर एक आदमी को राघवन का चेहरा देकर उसे मरवाया, और राघवन को दुबई भेजकर अर्नव की कंपनी की इनसाइट्स लेता रहा। और आज उसी की वजह से अर्नव की कंपनी बर्बाद हो चुकी है। जैसा उसने मेरे बाप की जिंदगी बर्बाद की थी, वैसा मैंने उसकी कंपनी बर्बाद कर दी। अपने भाई के गम में डूबे रायन के पास बेचारी सिया को भेजा, और रायन को उकसाकर अर्नव के हाथों मरवा दिया, जिससे चाइना से लेकर सभी इलीगल क्लॉथ मार्केट का मैं बेताज बादशाह बन जाऊं। फिर जब मेरे हाथ में सब कुछ आ गया, मैंने धीरे धीरे हर उस इंसान का एक्सीडेंट करवाना शुरू कर दिया जो मेरे रास्ते के कांटे थे। एंड नाउ आई एम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक उसी वक्त वहां अभिमन्यु का ड्राइवर आ गया। सर, वी आर रेडी टू गो। ओके फाइन, आदमियों को कहकर नियति को गाड़ी की डिग्गी में डालो, और प्लीज थोड़ा प्यार से डालना। आई स्टिल लव हर। अभिमन्यु नियति को कहाँ ले जा रहा है? अर्नव कहाँ है? अभिमन्यु दोनों के साथ क्या करेगा? इस कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए जोरू का गुलाम। अभिमन्यु का प्लान अब अपने आखिरी चरण पर पहुंच चुका था। उसके आदमियों ने नियति को गाड़ी की डिग्गी में बंद कर दिया था। अब वो उसे कहाँ ले जा रहे हैं, इसका जवाब सिर्फ एक ही इंसान के पास था, और वो था अभिमन्यु।
तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अभिमन्यु, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। नियति बार बार गाड़ी की डिग्गी पर अपने हाथ मार रही थी, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। उल्टा अभिमन्यु को उसकी तड़पती हुई आवाज सुनकर और ज्यादा मजा आ रहा था। तुम्हारी कहानी अब मेरी मर्जी से लिखी जाएगी। अब होगा वही जो मैं चाहूंगा। इस वक्त पूरा बजाज परिवार कमिश्नर के ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था। कमिश्नर साहब, आई वॉन्ट योर बेस्ट टीम ऑन दिस। नियति और अर्नव को हर हाल में ढूंढना है। नो डिलेज, नो एक्सक्यूजेस। डोंट वरी मैम, अगले 24 घंटों के अंदर आपको पता चल जाएगा कि दोनों कहाँ हैं। 24 घंटे बहुत लंबा समय होता है कमिश्नर। इतने में तो वो एक शहर से दूसरे शहर निकल भी जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू एक्ट फास्ट। नेत्रा इज राइट, 24 घंटे बहुत समय होता है। सर, हमने एयरपोर्ट, ट्रैफिक, हाईवे और टोल पॉइंट्स सब जगह सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। मैंने स्पेशल सर्च ऑपरेशन एक्सपर्ट्स को भी डिप्लॉय कर दिया है। ये वो लोग हैं जो तिनके को भी ढूंढने की ताकत रखते हैं। हम नियति और अर्नव को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्या इस वक्त आप दिल्ली शहर के हर ट्रैफिक को रोक नहीं सकते ताकि 1 बाय 1 हम हर गाड़ी को अच्छे से चेक कर सके? ये आप कैसी बातें कर रही हैं नेत्रा जी? आज वीकडे है, 5 मिनट के लिए भी ट्रैफिक रोका तो 5 घंटे का जाम लग जाएगा। अपना इस्तीफा दे दो और दूसरी नौकरी ढूंढ लो कमिश्नर। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। इज दैट अ जोक? मजाक नहीं है तो और क्या है? आपने कहा कि आपने टीम भी लगा दी है, सिक्योरिटी को भी टाइट कर दिया है, लेकिन वक्त आपको 24 घंटे चाहिए। मैम, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि दिल्ली के किसी भी रोड के तकरीबन 1 किलोमीटर के रेडियस में 800 से 900 तक गाड़ियां होती हैं मैम, जो पीक टाइम में 7000 हो जाती हैं। 4 लाख के आसपास ऑटो रिक्शा हैं इस शहर में, और कमर्शियल व्हीकल्स की गिनती अभी मुझे भी नहीं मालूम। और उन सबको देखने के लिए हमारे पास सिर्फ 5000 से भी कम पुलिस वाले हैं। और ऐसी सिचुएशन में आप मुझसे उम्मीद कर रही हैं कि मैं आपको 24 घंटे से कम समय की गारंटी दूं? कैसे? ये सब सुनने के बाद कोई कुछ भी नहीं बोला। ऑफिस में कुछ देर के लिए मानो सन्नाटे ने घर कर लिया था। और फिर फाइन कमिश्नर, आपके पास 24 घंटे हैं। अगर उसके अंदर हमें कुछ भी नहीं मालूम हुआ तो आपको आपके ट्रांसफर ऑर्डर रेडी मिलेंगे। ये बोलकर नेत्रा गुस्से में ऑफिस के बाहर निकल गई। उसके जाते ही, कमिश्नर साहब, भूलना मत कि हम कौन हैं। हम जब किसी से कुछ कहते हैं तो उसे पूरा करने की ताकत भी रखते हैं, और वही उम्मीद हम सामने वाले से भी रखते हैं। मैम, आई एश्योर यू, अगले 24 घंटे के अंदर आपको पता चल जाएगा कि अर्नव और नियति कहाँ है। परफेक्ट। ये कहकर देवांश श्रेष्ठा के साथ अपने ऑफिस से बाहर निकल गए। उनके जाते ही कमिश्नर ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल कर दिया। हेलो। ये तुम मुझे किस मुसीबत में डाल रहे हो अभिमन्यु? पूरा बजाज परिवार मेरे पीछे पड़ चुका है। किसी तरह मैंने उनसे 24 घंटे का वक्त ले लिया है, लेकिन उसके बाद क्या? घबराओ मत कमिश्नर साहब, 24 घंटे के बाद आप इतने माला माल होने वाले हैं कि अगर आपकी 7 पुश्तें भी कुछ ना करें तो भी चैन की जिंदगी जी सकती हैं। अच्छा, तुम्हारे आदमियों ने अर्नव को कहाँ छुपाया है? उसे मेरे आदमी एक ऐसी जगह लेकर गए हैं जहां से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। इस वक्त अर्नव एक पुराने बंद पड़े स्कूल के बेसमेंट में था। वही स्कूल जहां से उसकी और अभिमन्यु की दोस्ती की शुरुआत हुई थी। अभिमन्यु साहब ने कहा था कि अभी अभी हॉस्पिटल से निकला है, हाथों को मत बांधना, लेकिन तुमने तो इसकी हालत एकदम कुत्ते जैसी बना रखी है। ऐसे कौन करता है भाई? एक मरीज को चेयर पर बैठा दिया, उसके बाद उसके हाथों को भी बांध दिया, और फिर तुम लोगों ने इसे मारा भी। कितने बेरहम लोग हो तुम सब, शर्म आनी चाहिए। अपनी बात कहते ही वो आदमी अर्नव के नजदीक गया और उसके झुके हुए सर को ऊपर उठाते हुए बोला, ओहो, कितना खून बह रहा है तेरे चेहरे से। अच्छा छोड़, ये बता अपने पुराने स्कूल आकर कैसा लग रहा है? देख, तेरे लिए कितने स्पेशल अरेंजमेंट किए हैं मैंने। ये कहते ही अभिमन्यु के आदमी ने जेब से माचिस और सिगरेट निकाली और उसे जला दिया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर दर्द को धुएं में उड़ाता चला गया। अचानक उस आदमी ने सिगरेट का जलता हुआ हिस्सा अर्नव के हाथ पर रख दिया। माफ करना भाई, इतने दर्द देने का मेरा कोई इरादा न था।
ये तो पैसे ज्यादा मिल गए मुझे, नहीं तो मैं हूँ एकदम पीसफुल आदमी। ये बोलते ही आदमी ने अर्नव की कुर्सी पर जोरदार लात मारी। वाह, दर्द में तड़पता हुआ इंसान कितना प्यारा लगता है मुझे। यस बॉस। अब वो करने का वक्त आ चुका है जिसके लिए अर्नव को किडनैप किया था। समझ गया बॉस। और हाँ, जो भी करना ध्यान से करना। ओके बॉस। जैसे ही फोन कटा, उस आदमी ने अपनी बंदूक निकाली और अर्नव के माथे पर तान दिया। अभी 12:50 हो रहे हैं। आगे के 2 मिनट मैं तेरे लिए मौन रखूंगा और फिर उसके बाद उसके बाद तू रेस्ट इन पीस। अर्नव के सामने उसकी मौत खड़ी थी। वो बेबस होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। याददाश्त जाने की वजह से उसे खुद नहीं मालूम था कि वो किस गुनाह की सजा भुगत रहा है। बाय बाय हीरो। उस आदमी ने जैसे ही अर्नव को गोली मारने के लिए बंदूक चलाई, जो आदमी अर्नव की मौत बनने वाला था, उसकी खुद की मौत हो चुकी थी। ये गोली किसने चलाई? इससे पहले कि वहाँ मौजूद कोई भी आदमी रिएक्ट कर पाता, न जाने किसने उन्हें गोली मारकर खत्म कर दिया। अर्नव की हालत काफी सीरियस है। पिक हिम अप नाउ। सिया के साथ आए 10 आदमियों ने तुरंत अर्नव को उठाया और उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। ठीक उसी वक्त एक आदमी जिसकी जान अभी भी बाकी थी, वो सिया, रॉय, तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हारा तो एक्सीडेंट। बेसमेंट में बचे आखिरी जिंदा आदमी को मारने के बाद सिया रॉय उसके करीब गई और एक्सीडेंट में मैं नहीं, सिर्फ राघवन मरा था। अभिमन्यु से बदला लेने के लिए मुझे ऊपर वाले ने जिंदा छोड़ दिया। ये बोलते ही सिया रॉय बेसमेंट से बाहर चली गई। पिछले 16 घंटों से न जाने मैंने कमिश्नर को कितनी बार कॉल कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी एक बार उसने मेरा फोन नहीं। आँख खुली। ये जगह। धीरे धीरे जब नियति को सब दिखने लगा, तब उसे मालूम हुआ कि वो किसी ऐसी जगह है जिसके आसपास खूब सारा पानी है। उठने में नियति को काफी दर्द हो रहा था, लेकिन वो उठ गई और धीरे धीरे सामने बने एक दरवाजे की तरफ जाने लगी। नियति ने जैसे ही लोहे का दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी था। वो समुद्र के बीच एक कार्गो शिप के अंदर थी।